हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2023। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि आज के क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं और लल्लन टॉप क्वेश्चनों को मैप के द्वारा समझाया जाएगा। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा करें और अगर प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकुर धामा। इसको याद रखना। अब देखते हैं कि एशियन पैरा गेम्स ये चौथे क्रम का आयोजन हो रहा है कहाँ पे? हांगजो, चीन में। इसमें जो है अंकुर धामा ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिया है। एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीत लिया। और वह संस्करण कौन सा है? तो वह दौड़ वाला संस्करण है जिसमें 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 5000 मीटर में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब देखते हैं कि और किसने जो है एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो सुमित अंतल यह जो है गोल्ड मेडल जीते हैं किस खेल में? भाला में। और सुंदर सिंह गुज्जर यह भी जो है गोल्ड जीत लिए हैं भाला फेंक में। ये भी जो है गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। अब है कि अब तक जो है भारत ने एशियन पैरा गेम्स में 15 गोल्ड जीत लिए हैं और टोटल मेडल कितना हो गया है? तो 64 मेडल भारत का हो गया है। और अभी तक भारत की रैंक कितनी है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर अपने बरकरार है। अब देखते हैं कि एशियन गेम्स में जो पहला खेल पहली बार शामिल किया गया है उसका नाम है पैरा ताइक्वांडो। पैरा ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो अरुणा तंवर ने। इसको याद रखना, अरुणा तंवर ने पैरा ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा, इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है शूटिंग। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरा ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अरुणा तंवर हैं। और यह खेल जो है पहली बार ही एशियन पैरा गेम्स में शामिल किया गया है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फ खेल से। और गोल्फ के लिए कप कौन सा होता है यानी ट्रॉफी कौन सा है? तो यह राइडर ट्रॉफी होता है। इसको भी याद रखना। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो यह फेसिंग यानी कि तलवारबाजी से संबंधित है। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। और सातची का संबंध किससे है? तो सातची मतलब हो जाएगा सात्विक और ची मतलब हो जाएगा चिराग। तो इन दोनों की जोड़ी को प्यार से सातची बोलते हैं। इन दोनों का संबंध किससे हो जाता है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध होता है। बैडमिंटन के जो कप होते हैं कौन कौन से कप हैं? थॉमस कप, उबेर कप और योनेक्स कप, ये बैडमिंटन के कप हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपियन संघ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 यह जारी किया गया है यूरोपियन कर वेधशाला के द्वारा यानी यूरोपियन संघ के द्वारा। इसमें जो है कर चोरी के लिए यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब अच्छे उद्योगपति होते हैं यानी वो जो है अपने पैसे को छिपाने के लिए, कर को चोरी करने के लिए कि उनका कर जो है टैक्स जो है ना पे करना पड़े, उसके लिए वो एक सेल कंपनी खोल लेते हैं। यानी खोखली कंपनी होती है। कंपनी कहीं नहीं होती है, बस पर्चे पर वो खोखली कंपनी होती है जिससे कि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। तो उसके लिए जो है कहा गया कि वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट जो पेश किया गया है यूरोपियन संघ के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि जो है उद्योगपतियों के लिए एक कर और लगाना चाहिए जो कि GMT के नाम से जाना जाए यानी कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इसमें कहा गया कि जो अरबपतियों का टोटल कुल आय होता है उनकी कुल आय का 2% एक्स्ट्रा जो है उन पर टैक्स लगाया जाए। एक टैक्स तो ये वाला लगाया जाए और दूसरा एक टैक्स GMT वाला ये लगाया जाए। तो इसलिए जो है वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट यूरोपियन संघ वेधशाला ने जो है जारी करी है। अब देखते हैं EU यानी यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और किस संधि के तहत? तो रोम की संधि के तहत जो है EU की स्थापना हुई थी। EU का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ब्रुसेल से बेल्जियम में है। और इसमें EU में कितने देश हैं? तो 127 देश हैं। और अभी हाल ही में इंग्लैंड जो है ब्रेग्जिट के माध्यम से, ब्रेग्जिट एक संधि होती है उसके द्वारा जो है इंग्लैंड जो है EU से अलग हो गया है। 127 देशों की जो मुद्रा है उसे यूरो कहते हैं। और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो यह है क्रोएशिया। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जीएसटी। जीएसटी जो है किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था विजय केलिकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। और कब? डेट है 1 जुलाई 2017 को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि जीएसटी जो है समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा था? तो यह लगाया गया था असम में। जीएसटी कैसा कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह विजय केलिकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू की गई थी। और जीएसटी का अनुच्छेद क्या है? तो जीएसटी के लिए अनुच्छेद है 279A, याद रखना। और जीएसटी के हेड कौन होते हैं? तो ये होते हैं वित्त मंत्री। अब देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यह जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंक है 127। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियाद। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव क्रम कौन सा है? जैसे क्वेश्चन में लिखा है 7वां क्रम, तो यह 7वां क्रम है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो सऊदी अरब के रियाद शहर में, इसको याद रखना। उसके बाद भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिए हैं? तो भारत की तरफ से इसमें भाग लिए हैं पीयूष गोयल जी। और इस बार जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का थीम क्या है? तो द न्यू कैंपस इसका थीम है, याद रखना। अब देखते हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें जो है सभी किसी न किसी देश की राजधानी है। तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, ओमान की राजधानी है मस्कट और कतर की राजधानी है दोहा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि सऊदी अरब आया, तो सऊदी अरब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। उसके बाद मैप से समझेंगे कि सऊदी अरब की लोकेशन क्या है। तो रब अल खाली मरुस्थल ये कहाँ है? तो यह सऊदी अरब में है। एक मरुस्थल और है अल नेफूद मरुस्थल, यह भी कहाँ है? सऊदी अरब में है, याद रखना। अब देखते हैं अल मुहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास। अल मुहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो यह भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ है, ये आप याद रखना। अब देखते हैं, आपको इसकी लोकेशन दिखा दे। मैंने मैप पे जो है कुछ जो अरबियन देश हैं उनके नाम लिख रखे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है तो आपको बता दें। इधर जो है सबसे पहले कौन सा देश है? इधर मिस्र है, इसको याद रखना। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका जो है एशिया महाद्वीप का जो अरब कंट्री है वो है। तो यहाँ पे जो है लाल सागर है, आप देख सकते हैं लाल सागर। उसके बाद जस्ट जो है सऊदी अरब है और उसके नीचे सऊदी अरब के क्या है? यमन सागर। और यमन के जो है पूर्व में कौन सा देश है? ओमान है। और ओमान के जस्ट ऊपर आप देखिए तो कौन सा है? यूएई है। और यहाँ से जो है क्या है? इराक देश है। और बीच में फिर एक खाड़ी आ जाती है जिसका क्या नाम है? फारस की खाड़ी, याद रखना। और इसके बाद यहाँ पे ईरान आ जाता है। ईरान के जस्ट बगल क्या आ जाता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जस्ट बगल क्या आ जाता है? अपना प्यारा देश भारत। अब देखते हैं कि एक ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से सीमा बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब की सीमा जो है अरब सागर से भी लगती है और इधर फारस की खाड़ी से भी लगती है। यूएई की स्थिति यह है और ओमान और यमन। अब यहाँ से लाल सागर और जो है जो ये हिंद महासागर है, इन दोनों के बीच जो है जोड़ने वाली संधि एक है, इसका क्या नाम है? इसको भी क्लियर करेंगे। और इसके बाद फारस की खाड़ी से और फिर हिंद महासागर के साथ जो है कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको भी देखते हैं। अब क्लियर कर लें। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, आप देख सकते हैं। आप देखते हैं कि जो है मैंने बताया था कि जो है लाल सागर को और यहाँ पे जो कौन सा सागर है? अदन की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे अदन की खाड़ी है और यहाँ पे कौन सा खाड़ी है? तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ओमान है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमान की खाड़ी, इसको याद रखना। ये 2 खाड़ी हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा अदन की खाड़ी, यहाँ पे हो जाएगा ओमान की खाड़ी। तो इन दोनों को कौन सा जल संधि जोड़ता है? बाब उल मंदेब। यह जो है बाब उल मंदेब जल संधि किसे जोड़ता है? तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। तो अदन की खाड़ी लाल सागर को जोड़ने वाली जो बीच में संधि है तो इसे क्या कहते हैं? बाब उल मंदेब संधि कहते हैं। और बाब उल मंदेब संधि को क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। और ये सेकंड पॉइंट मैंने लिख रखा है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि ये जो संधि है यह जो है किसे जोड़ती है? तो यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये ओमान की खाड़ी है और यहाँ पे फारस की खाड़ी है, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो हारमुज जल संधि जोड़ता है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अपना प्यारा भारत। तो आप देख सकते हैं
कि ऐसा कौन सा देश है जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से सीमा बनाता है, तो एक ही देश है, वह कौन सा देश है? सऊदी अरब। इसके बाद जो है यहाँ पे मिस्र आ जाता है, यहाँ पे आपका सुएज नहर है, याद रखना। और यहाँ से जो है भारत की जो है दूरी अरब सागर से अरब सागर से होते हुए लाल सागर, और इसके बाद भूमध्य सागर में भारत अपना शिप लेके अपना जो है माल इधर उधर करता है, तो याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध, इसका जो है सफल प्रजनन कहाँ किया गया? तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, इसको याद रखना। हमारा जवाब क्या सही हो जाएगा? तो पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो है मैप आपको बना के दिखाए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। और यहाँ पे जो है इसे जो है प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यहाँ पे जो है अधिकतर वर्षा नहीं होती है और इसके जितने भी अच्छे अच्छे शहर हैं वो जो है अपने समुद्र के किनारे वाले भागों पे स्थित है। बीच में इसका मरुस्थल पूरा स्थित है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेंज बना के रखा है, इसे क्या कहते हैं? जो रेड कलर का है इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसे ग्रेट बैरियर रीफ यानी प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति का क्या नाम है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में स्थित है। और इस बैरियर रीफ के पूर्व में एक सागर है जिसे कहते हैं कोरल सागर, याद रखना। और जस्ट इसके बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतों की श्रृंखला है। और इसी पर्वत श्रृंखला पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे मैंने बना के रखा है, तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियस्को। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं जिनका क्या नाम है? मर्रे और डार्लिंग। एक का नाम है मर्रे और दूसरे का क्या नाम है? डार्लिंग, याद रखना। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद इसके जो बीच भाग में स्थित है, यहाँ पे जो है डाउन्स घास के मैदान स्थित है। इसके जो है उत्तर में गिब्सन है और इसके दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया, ये दोनों मरुस्थल हैं। गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया ये दोनों मरुस्थल हैं। और इसके पश्चिम में पार्थ है, स्टेडियम है, इसको आपको पता ही है। इसके बाद दो मैंने डॉट बना रखा है, ये जो है क्या है? ये सोने के लिए फेमस विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। एक का नाम कुलगारली है, दूसरे का नाम कुलगरली है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? तो कैनबरा है। और यहाँ के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज यहाँ के पीएम है। तो इस प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो क्वेश्चन 5 है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चीन। व्याख्या देखते हैं। चीन जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक दूरबीन स्थापित करेगा जिसका क्या नाम होगा? तो जिसका नाम है ट्राइडेंट। और इसका क्या कार्य होगा? ट्राइडेंट का कार्य होगा न्यूट्रिनो के बारे में पता लगाना। न्यूट्रिनो के बारे में पता लगाना, यह जो है ट्राइडेंट का कार्य होगा। और न्यूट्रिनो किसे कहते हैं? यह जो है भूतकण होता है या फिर इसे गोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। न्यूट्रिनो एक आवेश रहित होता है या बहुत कम द्रव्यमान इसमें होता है। न्यूट्रिनो आवेश रहित होता है और बहुत कम द्रव्यमान न्यूट्रिनो में होता है। नेक्स्ट है कि अगर जो है ट्राइडेंट जो ये वेधशाला है भारत में कहीं स्थापित हुआ है न्यूट्रिनो के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ। तो भारत में जो है न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो यह तमिलनाडु के थेनी जिला में स्थापित हुआ है, याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो वेधशाला ये कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो अंटार्कटिका में स्थापित हुआ है, जिसका क्या नाम है? आइस क्यूब वेधशाला। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वेधशाला ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है यूके में, यानी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट है कि हिंगोली वेधशाला यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? लीगो वेधशाला ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हिंगोली महाराष्ट्र में, ये आप याद रखना। अब चीन आया, तो चीन का मैप बना के आपको उसका क्लियर कर दे कुछ जो मेन पॉइंट हैं। जैसे चीन की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है बीजिंग। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग यह नदी है और यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसी के ऊपर जो है एक और नदी है जिसका क्या नाम है? हांगहो नदी। इसे जो है पीली रिवर भी कहते हैं, यानी हांगहो नदी या येलो रिवर कहते हैं। और इसे जो है चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक कौन सी नदी है? हांगहो नदी है। और अपने भारत में जो बिहार है उसका शोक कौन सा नदी है? तो उसका शोक है
कोसी नदी, याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो टकला मरखान मरुस्थल स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इसके बाद अब देखते हैं कि जो यांगटीसी नदी है इसी के जो है दक्षिण में कौन सा शहर स्थित है? संघाई, यह संघाई शहर यहाँ पे स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि अभी डोकलाम की स्थिति क्या है। तो डोकलाम की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना के रखा है, ये पूरा चाइना का मैप है। यहाँ पे जो है गोला जो कर रखा है ये भूटान है, और यहीं पे आपका अपना प्यारा सिक्किम स्थित है, और सिक्किम में ही डोकलाम का जो पठार है तो यहाँ पे है। और इसी पर जो विवाद बना हुआ किसका? सिक्किम, मतलब अपने भारत से, भूटान और चीन से। तो चीन जो है इस पर अपना अधिकार जताता है, तो इसकी लोकेशन सिक्किम के पास है, और ये आपका उत्तर पूर्वी भारत है, याद रखना। अब देखते हैं कि परमाणु सिद्धांत का जनक कौन है? तो परमाणु सिद्धांत का जनक है डाल्टन, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। छठा प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। छठा प्रश्न है, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब नेशनल एजिंग सेंटर, एजिंग का मतलब होता है वृद्धावस्था की देखभाल के लिए स्थापित किया जाने वाला सेंटर। तो ऐसे जो है भारत में 3 सेंटर हैं, कौन किस किस जगह पे? तो एक है एम्स दिल्ली में, दूसरा मद्रास में स्थापित हुआ है, तीसरा अभी BHU अपने यूपी में स्थापित किया गया है। और BHU की स्थापना किसने करी थी? तो BHU की स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय जी, याद रखना। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे खोला गया? तो यह खोला गया है उज्जैन, जो कि MP में है। नेक्स्ट है, देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो यह स्थापित किया जाएगा, यह संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कलोल, गुजरात में, जो कि इसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं। और सेकंड जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा संयंत्र? तो यह स्थापित किया जाएगा प्रयागराज, यूपी में। नेक्स्ट है, देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। और देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट यह कहाँ पे स्थापित हुई है? तो यह स्थापित किया गया चेन्नई में। तो देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ है? तो यह चेन्नई में है। प्रश्न 7 है, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? नीलगिरी ताहर, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। नीलगिरी ताहर जो एक जानवर है, और ये जो है स्टेट एनिमल है, किस राज्य का? तो यह तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, याद रखना। इसलिए जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर जो है इसकी संरक्षण के लिए वहाँ के CM जो कि स्टालिन साहब हैं, इन्होंने जो है नीलगिरी ताहर के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए 25 करोड़ रुपए जो है फंड करा है इनकी रक्षा के लिए, ठीक है। तो याद करना, जो नीलगिरी प्रोजेक्ट ताहर है ये कहाँ शुरू किया गया है? तो आप याद कर सकते हैं तमिलनाडु में। इसके लिए 25 करोड़ स्टालिन साहब के द्वारा आवंटित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है उसको देखते हैं। जैसे प्रोजेक्ट उद्भव, ये जो है लॉन्च किया गया है सेनाओं में आधुनिकीकरण के लिए, जैसे कि आधुनिक हथियार, इन सभी सुविधाओं से लैस भारतीय सेनाओं को करना है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट क्लैप, यह यूके यानी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन, यह जो है भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया? तो सैनिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर यह शुरू किया गया था 1973 में, और अभी हाल ही में जो है 50 साल पूरा हो गया है किसको? प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किए हुए। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। प्रश्न 8 है, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कॉन्टैक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ने। अब देखते हैं आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल यह किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है राजस्थान ने। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जो रिक्त स्थान है, रोजगार के लिए जो रिक्त स्थान है उसको पता करना और उसे जो है रोजगार देकर पूर्ण कर देना। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो इसमें सहयोग कर रहा है हायर फॉक्स। इसमें सहयोग कर रहा है राजस्थान सरकार की कौन सी कंपनी? हायर फॉक्स जो है इसमें मदद कर रहा है। तो आई स्टार टैलेंट कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट टू हेल्थ विल ये किसने शुरू किया है? राइट टू हेल्थ विल यह भी राजस्थान ने शुरू किया है। राइट टू वॉक प्रोजेक्ट किसने शुरू करा है? तो यह पंजाब ने शुरू करा था, यानी चलने का अधिकार किसने दिया है? तो पंजाब ने। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ये कहाँ शुरू किया गया है? यह राजस्थान में शुरू किया गया था, और इसमें जो है बीमा शुल्क की राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए है।
नेक्स्ट है अधिवक्ता संरक्षण कानून, यानी वकीलों को संरक्षण देने का अधिकार पहले किस राज्य ने शुरू किया? तो यह देश का पहला राज्य है राजस्थान। और वर्तमान में राजस्थान में जो है 53 जिले हैं और 10 संभाग हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में। सरस आजीविका मेला जो 2 नंबर का है यह कहाँ? हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया था। और पहला जो है आजीविका सरस मेला कहाँ शुरू किया गया था? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, लेकिन सेकंड वाला हरियाणा में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि महिलाओं के द्वारा जो हस्तशिल्प के माध्यम से उनका उत्पाद तैयार किया जाता है उसकी प्रदर्शनी के लिए यह मेला लगाया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं को उनकी अच्छी आमदनी हो सके, इसलिए सरस आजीविका मेला शुरू किया गया है हरियाणा गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ शुरू किया गया? तो यह मुंबई में शुरू किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यह 2023 मुंबई में शुरू किया गया है। बंगस वैली फेस्टिवल, तो वैली अधिकतर कहाँ पे होती है खाड़ी? तो यह होती है जम्मू कश्मीर में। तो बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल यह कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह शुरू किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे है? तो एक्शन हीरो ब्लैक रिचर्ड राउंडट्री का संबंध है यूएसए से। व्याख्या देखते हैं। रिचर्ड राउंडट्री यह पहले ब्लैक एक्शन हीरो हैं और किस देश के हैं? तो यह है यूएसए के। और इनकी पहली फिल्म क्या थी? तो इनकी पहली फिल्म का नाम है सॉफ्ट। और यह जो है कब लॉन्च, मतलब कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू किए थे 1971 में। और ये पहले एक्शन ब्लैक हीरो थे, याद रखना। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट है लल्लन टॉप क्वेश्चनों में, जैसे माइकल डगलस, इन्हें जो है अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। और इन्हें कांस्य फिल्म में मानद पाल्मे और पुरस्कार भी दिया गया है। मिशेल योहो को जो है इन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और यह ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। सतीश कौशिक, आपने इसको देखा होगा कि ये भारतीय एक्टर भी रहे हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं। छोटे कद के थे, मोटे थे और ब्लैक थोड़े थे, याद रखना। तो सतीश कौशिक, इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यम स्किल, ये क्या थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी हाल ही में इन सभी का निधन हो गया है। तो स्टूडेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आप सभी को स्टूडेंट पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक अच्छा सा कमेंट करके बता भी सकते हैं कि वीडियो कैसी बनी है। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।